तो दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है पाब्लो एस्कोबार एंड हिज टॉप सिकारियोस पर। और हम ये भी जानेंगे कि पाब्लो के मौत के बाद इन सिकारियोस का क्या हुआ। वैसे तो मैंने पाब्लो एस्कोबार पर बेस्ड सीरीज नार्कोस के ऊपर तीनों सीजन्स की एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं जिन्हें आपने काफी ज्यादा प्यार दिया था, और जिन लोगों ने उन एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखा होगा आप उसे जाके देख सकते हो। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोग पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानते होंगे, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था जो एक समय में इस पूरे पृथ्वी के 80% ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता था। पाब्लो ने खुद का एक कार्टेल बनाया था जिसका नाम था मेडेलिन कार्टेल, और एक पॉइंट पे पाब्लो के पास इतनी पावर आ चुकी थी कि वो कोलंबिया का प्रेसिडेंट भी बनने वाला था। ऑल्सो फोर्ब्स मैगजीन ने उसे वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट मैन में शामिल किया था। अब उसने इतना बड़ा ड्रग एम्पायर कैसे खड़ा किया ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। बॉर्न एंड द राइज ऑफ पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1949 में। पाब्लो ने कुछ साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया था और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो गया। देखा जाए तो पाब्लो के फैमिली में कोई भी क्रिमिनल नहीं था। उसकी मॉम एक स्कूल टीचर थी एंड पिताजी एक फार्मर। पाब्लो का एक पार्टनर था जिसके साथ वो ग्रेव स्टोन्स को चुरा के स्मगलर्स को बेच देता था। उस पार्टनर का नाम था ऑस्कर। धीरे धीरे वो और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने लगा, जैसे सिगरेट्स एंड बाकी नशीली चीजें बेचना और कार्स चुराना। ऑल्सो पाब्लो ने कुछ बड़ी क्रिमिनल्स के लिए एज ए बॉडीगार्ड भी काफी बार काम किया था। ऑल्सो वो उनके लिए किडनैपिंग्स भी किया करता था। तो एक तरीके से बोला जाए तो पाब्लो ने अपना टीनेज एज ए क्रिमिनल ही बिताया, और कुछ साल बाद कोलंबिया में ड्रग ट्रेड स्टार्ट होने लगा एंड पाब्लो ने इस बिजनेस में एंट्री मारी, वो भी अपने भाई गुस्तावो के साथ। और यहाँ से शुरू हुआ द राइज ऑफ पाब्लो एस्कोबार एंड मेडेलिन कार्टेल। अब जैसे ही पाब्लो ने ड्रग्स बेचना शुरू किया, उसने अपने पार्टनर कॉकरोच की मदद से कोलंबिया के घने जंगलों में ड्रग की फैक्ट्रीज लगाई, जहां से वो काफी माल बेचने लगा और जल्द ही वो अमीर बन गया था। और उसने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 3 ऐसी गाड़ियां खरीदी थी जिसे कस्टमाइज करके वो उन गाड़ियों में इस तरीके से माल छुपाया करता था जिसे कोई भी ढूंढ ना सके। और उन गाड़ियों में से एक जगह से दूसरी जगह पर माल बेचा जाता था, और सिर्फ उन 3 गाड़ियों के एक ट्रिप में ही पाब्लो को $500,000 का फायदा होता था। जल्द ही पाब्लो ने अपनी पकड़ बनाने के लिए ऑफिशियल्स को एंड पुलिस वालों को खरीदना शुरू कर दिया, और जो उसकी बातें नहीं मानता था वो उन्हें मारने लगा। और उसका एक काफी फेमस डायलॉग था, प्लाटा ओ प्लोमो, या तो मेरे साथ काम करो या तो बुलेट खाओ। जल्द ही जिन 3 गाड़ियों से माल जाता था वो गाड़ियां अब ट्रक्स में बदल गई थी, और अब पाब्लो दिन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा था। देन कुछ ही समय में उसने अपना एक प्राइवेट प्लेन भी खरीदा जिससे प्रॉफिट 2-3 गुना और ज्यादा बढ़ गया था। फिर मिड 70s का दौर आया जब पाब्लो ने खुद का एक कार्टेल स्टार्ट किया जिसका नाम था मेडेलिन कार्टेल। और इस कार्टेल में पाब्लो के पार्टनर्स थे जो थे ओचोहा ब्रदर्स एंड गाचा। और अब पाब्लो ने अपनी डायरेक्ट नजर मोड़ी थी मायामी पे। सून बढ़ती पावर्स के साथ साथ पाब्लो ने लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करना भी स्टार्ट किया, जैसे रोड, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बनाना। एंड देन पाब्लो ने सोचा कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करेगा। लोग भी उसे पसंद करते थे एंड रॉबिन हुड बोलते थे। ऑल्सो उसके पास अनगिनत पैसा भी था, बट काफी पॉलिटिशियंस थे जो उसके इस निर्णय के खिलाफ थे। ऑल्सो यूएस गवर्नमेंट की भी उस पर नजर थी क्योंकि पाब्लो अपना ज्यादातर माल यूएस में ही बेचा करता था। पाब्लो ने काफी पॉलिटिशियंस को खरीद के उनका सपोर्ट पा लिया। वैसे भी ज्यादातर पुलिस वाले भी उसी से रिश्वत लेते थे, यानी कि पाब्लो के पास अब पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। ऑल्सो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काफी सारी पुलिस भी उसके साथ काम करती थी, और तो और जितने भी लोग थे वो भी उसे पसंद करते थे। और यही सब देखते हुए पाब्लो एस्कोबार जो है वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनता है। ऑलमोस्ट ये सबको पता चल गया था कि पाब्लो ही प्रेसिडेंट बनेगा, बट कुछ लोग अभी भी थे जो ये नहीं चाहते थे, जैसे कि यूएस के डीए एजेंट्स एंड कुछ पॉलिटिशियंस। तो उन लोगों ने पाब्लो का पास्ट निकाला और उन्हें उसके खिलाफ एक सबूत मिला जो थी एक फोटोग्राफ। जब पाब्लो को फर्स्ट टाइम ड्रग केस में अरेस्ट किया गया था उस समय इस फोटो को लिया गया था, और उसके बाद पाब्लो ने इतनी होशियारी से काम लिया था कि उसके बाद से वो कभी पकड़ा नहीं गया था। पर उस एक केस ने और एक फोटोग्राफ ने पाब्लो के सपनों को चूर चूर कर दिया। जैसे ही कोलंबियन पार्लियामेंट को पता चला
कि पाब्लो पर एक ड्रग केस दर्ज है, उसे प्रेसिडेंट कैंडिडेट से निकाल दिया गया। अनऑफिशियली ऑलमोस्ट सब ऑफिशियल्स जानते थे कि पाब्लो एक ड्रग डीलर है, पर इस सबूत को ऑफिशियली नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते उसे प्रेसिडेंट कैंडिडेट से हटा दिया गया था। अब गाइस, यहाँ तक तो पाब्लो के पास सब कुछ था, वो वर्ल्ड 7th रिचेस्ट मैन भी बन चुका था, पर उसे प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया गया। इसलिए पाब्लो ने गुस्से में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला था उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। और ये जो दूसरा प्रेसिडेंट बनने वाला था वो नार्कोस यानी कि ड्रग ट्रैफिकर्स के भी काफी खिलाफ था। और जैसे ही नेक्स्ट होने वाले प्रेसिडेंट लुइस कार्लोस गालान की मौत हुई, कोलंबिया एंड यूएस ने पाब्लो को ऑफिशियली एक क्रिमिनल घोषित किया। देन न्यू गवर्नमेंट पावर में आई और उस गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ एक एक्स्ट्राडिशन के लिए डील की, जिसमें कि यूएस कोलंबिया की हेल्प करेगी ड्रग कार्टेल्स को पकड़ने में, और उन ड्रग लॉर्ड्स को कोलंबिया से हमेशा के लिए यूएस प्रिजन में डाल दिया जाएगा, जहां उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा। अब जैसे ही इसकी खबर पाब्लो को लगी, उसे ये बात पसंद नहीं आई, बिकॉज पाब्लो जो था वो कोलंबिया में एज ए राजा जीता था। बट जैसे ही उसे अमेरिका में एक्स्ट्राडिट किया जाएगा, उसे वहां के प्रिजन में कोई भी नहीं पूछेगा। तो पाब्लो ने इसी एक्स्ट्राडिशन को रोकने के लिए कोलंबियन गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पाब्लो के सिकारियोज खुलेआम सैकड़ों पुलिस वालों की जान लेने लगे और उन्हें हर पुलिस वाले को मारने पे मिलियन कोलंबियन पेसोस का रिवॉर्ड मिलता था, वो भी पाब्लो की तरफ से। देन अब पाब्लो की नजर थी पावर में आई पार्टी के प्रेसिडेंट पर, जिसका नाम था गवेरिया। तो उसने जिस प्लेन से प्रेसिडेंट गवेरिया ट्रैवल कर रहे थे, उस प्लेन में बॉम्ब लगवाया ताकि सरकार गिराई जा सके। बट लास्ट मोमेंट पर डीए एजेंट स्टीव मर्फी के कहने पे प्रेसिडेंट ने फ्लाइट अटेंड नहीं की, बिकॉज स्टीव को लग रहा था कि कुछ तो गलत हो सकता है, जिसके चलते प्रेसिडेंट ने फ्लाइट तो अटेंड नहीं की, पर उस फ्लाइट में बाकी जो 107 लोग थे वो ब्लास्ट के चलते मारे गए। और गाइस, इस इंसिडेंट के बाद तो पाब्लो एक आतंकवादी बन चुका था और खुलेआम हजारों लोग रोज मर रहे थे। अब एक पॉइंट पे यूएस CIA ने पाब्लो के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए थे, जिससे उसे यूएस में एक्स्ट्राडिट किया जाने वाला था। अगर वो पकड़ा जाए तो पाब्लो ने जिस पार्लियामेंट में उन सबूतों को रखा था, उस पूरे पार्लियामेंट को ही उड़ा दिया M19 कम्युनिस्ट ग्रुप के लीडर के साथ मिलके, जिसके चलते अब पाब्लो एस्कोबार पूरी तरीके से वांटेड था। वो कई साल तक पुलिस से छुपता रहा, बट इतना सब होने के बावजूद भी पाब्लो का ड्रग बिजनेस बढ़ते जा रहा था, और तो और वो और भी अमीर बनते जा रहा था। पाब्लो सबसे ज्यादा किसी चीज से डरता था तो वो था यूएस एक्स्ट्राडिशन, और उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे यूएस ले जाया जाएगा, जहाँ पे उसके बनाए इतने बड़े एम्पायर की कोई भी कीमत नहीं होगी और उसे वहाँ पे एक नॉर्मल कैदी की तरह जीना पड़ेगा। ऑल्सो उसने इस वॉर के चलते अनगिनत दुश्मन बना लिए थे, गवर्नमेंट में भी और बाकी के कार्टेल्स में भी। तो पाब्लो यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो यूएस से डरता था तो वो कोलंबियन गवर्नमेंट से एक ट्रूस की बात करता है और कहता है कि मैं सारे वॉर को रोक दूंगा और अपने आप को भी सरेंडर कर दूंगा, बट उसकी 2 शर्तें हैं। नंबर 1, उसे या उसकी कार्टेल या फिर किसी भी बाकी कार्टेल्स के मेंबर को यूएस में एक्स्ट्राडिट ना किया जाए, और दूसरा, पाब्लो अपने खुद के ही मेडिलिन शहर में खुद की जेल बनाएगा और वो वहाँ पे शांति से बिना कोई फाइट किए सजा काटेगा। ऑल्सो उसके खुद के प्राइवेट जेल की सिक्योरिटी भी उसी के लोग करेंगे और उसके जेल के 4 किलोमीटर रेंज में कोई भी पुलिस या मिलिट्री वाला नहीं आ सकता। अगर ये शर्तें मानी तो पाब्लो सब रोक देगा। अब कोलंबियन गवर्नमेंट जो थी वो पहले ही अपने काफी सारे पुलिस वाले एंड मिलिट्री वालों को खो चुकी थी। ऑल्सो रोज कई सारे सिविलियंस भी मर रहे थे, तो पब्लिक भी परेशान हो चुकी थी और गवर्नमेंट से उनका भरोसा उड़ता जा रहा था। तो काफी नेगोशिएशन के बाद कोलंबियन गवर्नमेंट ट्रूस एक्सेप्ट कर लेती है एंड पाब्लो एस्कोबार खुद का एक लग्जरियस जेल बिल्ड करता है, जिसमें कि एक फुटबॉल फील्ड थी, स्विमिंग पूल था और सारे सुख सुविधाएं थी जो एक 5 स्टार होटल में होती है, और वो काफी बड़ी जगह थी। तो गाइज, एक तरीके से बोला जाए तो वो जेल कम और पाब्लो का खुद का किला ज्यादा था, जहाँ पे वो पुलिस वालों से, मिलिट्री वालों से और बाकी कार्टेल के दुश्मनों से भी सेफ रह सकता था। पाब्लो के अपने खुद के जेल में काफी सारे एडवांस वेपन्स भी थे, और तो और उसके साथ उसके कई सारे सिकारियोस भी थे, और तो और उस जेल में हर रोज पार्टीज होती थी, बाहर से लोग आते थे, मॉडल्स आती थी, सब सही चल रहा था। और एक बार तो पाब्लो ने कोलंबिया की नेशनल टीम को भी अपने जेल में इनवाइट किया था खेलने के लिए, वो भी सिर्फ अपने पैसे एंड पावर की दम पे।
और तो और पाब्लो का बिजनेस भी स्टेबल चल रहा था। लोग वापस से सड़कों पे घूमने लगे थे और पाब्लो का आतंक अब धीरे धीरे खत्म होने लगा, ऐसा सबको लगने लगा। अब गाइस, इस पॉइंट तक पाब्लो को तो सब लोग किंग ऑफ कोकेन बुला रहे थे, और तो और वो वर्ल्ड का 80% ड्रग बिजनेस अकेला कंट्रोल कर रहा था, वो भी खुद के जेल में या फिर खुद के फोर्ट में बैठ के। और यहाँ इस जेल में पाब्लो ने 5 साल बिताए। यहाँ पाब्लो ने इस जेल में अपने कार्टेल के 2 लोगों को भी मौत के घाट उतारा था, बिकॉज उसे लग रहा था कि वो उसे धोखा दे रहे हैं। और गाइज, यही पाब्लो की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, और यहीं से चालू होता है द डाउनफॉल ऑफ पाब्लो एस्कोबार। जब 2 लोगों के मौत के बारे में गवर्नमेंट को पता चला, तो गवर्नमेंट ने ट्रूस में बदलाव करके पाब्लो को पकड़ के यूएस एक्सट्रेडिट करने के लिए मिलिट्री भेज दी, एंड साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिफेंस को भी भेज दिया गया। बिकॉज पिछले 5 साल से शांति तो थी, बट पाब्लो एस्कोबार के बढ़ते ड्रग ट्रेड को रोकना अब जरूरी था, बिकॉज उससे यूएस के काफी लोग ड्रग के चपेट में आ रहे थे और रोजाना काफी लोग मर भी रहे थे। तो यूएस गवर्नमेंट का कोलंबिया पर दबाव बढ़ रहा था। जब पाब्लो को पकड़ने के लिए मिलिट्री गई, तो पाब्लो ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिफेंस को ही हॉस्टेज बना लिया, और वो आराम से अपने खुद के बनाए हुए जेल से निकल गया, वो भी सुरंग के जरिए, जो उसने उस जेल के नीचे से बनाई थी, जो सीधा जंगलों में जाती थी। और 5 साल बाद कोलंबिया का सबसे ताकतवर क्रिमिनल वापस से मैदान में आ चुका था। और गाइज, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि पाब्लो पिछले 5 साल से बाकी कार्टेल से भी हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स को कलेक्ट करता था वॉर टैक्स के नाम पे, और वो बाकी कार्टेल्स वालों को बोलता था कि मैंने एक्सट्राडिशन के खिलाफ गवर्नमेंट से जंग करी, और उस जंग में उसके काफी पैसे भी खर्च हुए, तो बाकी कार्टेल्स को भी उसे पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज उसने सबके लिए ये वॉर लड़ा है। अब बैक टू द स्टोरी। जैसे ही पाब्लो जेल से निकला, एक और कार्टेल थी काली कार्टेल, जो पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कार्टेल थी। तो वो जो कार्टेल थी, वो पाब्लो के लोगों की जानकारी पुलिस एंड मिलिट्री को देने लगी। धीरे धीरे पाब्लो के कई सारे लॉयल लोग जो थे, वो पुलिस के चपेट में आने लगे। या तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती थी, या तो मिलिट्री उन्हें मार देती थी। पाब्लो के अकाउंट्स हैंडल करने वाला एक बंदा था जिसका नाम था ब्लैक बियर्ड, और सिर्फ उस ब्लैक बियर्ड को ही पता था कि पाब्लो के पैसे कहाँ कहाँ पर छिपाए गए हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं कि पाब्लो के पास इतना सारा कैश हर रोज आता था कि पाब्लो के आदमी उन्हें जगह जगह पे जमीन खरीद के उन जमीनों में पैसों को गाड़ा करते थे। also वो काफी सारे अपार्टमेंट्स को भी खरीद के उन अपार्टमेंट्स में भी पैसों को छुपाया करते थे। also एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, कि आज तक कोलंबिया में काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर लोगों को जमीन में पाब्लो के पैसे गड़े हुए मिले हैं। अब जैसे ही पाब्लो का अकाउंटेंट ब्लैक बियर्ड पकड़ा गया, पाब्लो के पास जो बेशुमार पैसों का एक्सेस था वो थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल ही वॉज टू रिच। देन काली कार्टेल के लोग गवर्नमेंट के साथ ट्रूस करते हैं कि वो लोग पाब्लो को पकड़ने में उनकी पूरी मदद करेंगे, और बदले में उनके कार्टेल को कुछ ना किया जाए। और गवर्नमेंट एग्री कर लेती है, बिकॉज उस समय उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी पाब्लो एस्कोबार एंड मेडेलिन कार्टेल। देन धीरे धीरे काली कार्टेल पाब्लो के सारे इंटरनल इंटेल को पुलिस को दे देते थे, जिससे पाब्लो का ट्रेड भी रुक जाता है। एंड देन उसके परिवार को भी गवर्नमेंट अपने पास अंडर सर्वेलेंस रखती है, ताकि अगर पाब्लो अपने परिवार में से किसी को भी कांटेक्ट करे तो उसे ट्रेस किया जा सके। पाब्लो अब पूरी तरीके से फंस चुका था। उसके मोस्ट ऑफ द लॉयल लोग जो उसके राइट हैंड्स भी थे, या फिर बोल सकते हैं उसके मोस्ट लॉयल सिकारियोज, वो भी या तो मारे गए थे या तो पकड़े गए थे। पाब्लो अगेन बची हुई पावर के साथ कुछ पुलिस वालों को मारता भी है, बट वो भी समझ चुका था कि वो नहीं बचेगा। पाब्लो अगले 16 महीने छिपता रहा, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो 1.5 साल तक पाब्लो छिप कर रह रहा था, और उसके साथ अंत में सिर्फ उसका एक बॉडीगार्ड बचा था। पाब्लो अपने आखिरी समय में अपने परिवार को कॉल करता है, और जब वो अपने बेटे के साथ बात कर रहा था, पाब्लो का कॉल ट्रेस हो जाता है, जिसके चलते पुलिस एंड मिलिट्री वाले जहाँ पे पाब्लो एक छोटे से अपार्टमेंट में था, वहाँ के एरिया को घेर लेती है। पाब्लो का बॉडीगार्ड उन पुलिस वालों पर फायर स्टार्ट करता है, और पाब्लो मौका देख के छत से भाग के दूसरे जगह पर जाने लगता है। तभी इस क्रॉस फायर में पाब्लो एस्कोबार को एक गोली लगती है, जो कि सर पे जा लगी थी, जिसके चलते वर्ल्ड के सबसे बड़े किंग ऑफ कोकेन एंड सबसे बड़े पावरफुल कार्टेल लीडर की मौत हो जाती है, जिससे सब खत्म हो जाता है। और मेडेलिन कार्टेल का आगे क्या होता है, ये मैं आपको आने वाले कुछ पार्ट्स में बताऊंगा। ऑल्सो गाइज, पाब्लो एस्कोबार के कुछ खास लॉयल सिकारियोस थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो उसके ऑर्डर पे हजारों लोगों को मार सकते थे, या उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे, जिनके नाम थे पोपॉय, लकी का, ब्लैकी, पॉइजन एंड और भी कुछ ऐसे टॉप सिकारियोस थे।
जिनके बारे में मैं आपको हमारे पाब्लो एस्कोबार एंड हिज टॉप सिकारियोस के पार्ट 2 में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ये एक हटके वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।